बाजार बोलता है, इसमें एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद खबरों की तरफ भी जाएंगे। तो पहले एफआईडीआईज का डेटा देखते हैं। तो ट्रेंड में कोई परिवर्तन है। आज 1172 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए हैं एफआईज। मैंने तो डेटा ही रात को देखना बंद कर दिया था, मुझे तो लगता था कि सेलिंग ही आएगी, लेकिन आज ये बाइंग दिखा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। 769 करोड़ रुपए की डीआईज की बाय देखने के लिए मिला है। अब जब एफआईज का डेटा देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर में 1500 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 4780 करोड़ रुपए की सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर में 835 करोड़ की सेलिंग, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में 325 करोड़ की बाइंग। तो एफआईज लौटे हैं एटलीस्ट फॉर वन डे। अब एटलीस्ट फॉर वन डे ये मैक्सिमम भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। देखते हैं क्या करते हैं एफआईज। लेकिन एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं। कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, वहाँ पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और उस वजह से हमने देखा है कि बैंक ऑफ जापान पहले ही डर रहा है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी से पहले जापानीज़ मार्केट पहले ही डर रहा है और निकाई में 1% की गिरावट है। कोस्पी 1.5% उसके साथ साथ गिर रहा है। हैंसेंग में 0.5% की गिरावट है। डाउ करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ है। तो लगातार डाउ में अब थोड़ी कमजोरी देखने के लिए मिली है। शंघाई जरूर हरे निशान में। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में नाम इंडिया करीब 5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 5% ऊपर, शक्ति पंप 4%, यूटीआई एएमसी 3%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब 3%। तो काफ़ी अच्छा ये एएमसी शेयर्स में आज रुझान देखने के लिए मिल रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। पीटीसीआईएल करीब 5% नीचे, गरवारे हाईटेक करीब 5%, जीवीटीएनडी करीब 4%, डीबीएल करीब 4%, स्कीपर करीब 4%। ये सभी काउंटर हैं जो कि 4 से 5% की रेंज में नीचे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आएगी आपको इंट्राडे में, हो सकता है आती हुई दिखाई दे या आपको मार्केट बंद होने के बाद आती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से आज मार्केट में एक रिलीफ देखने के लिए भी मिला है निचले स्तरों से। वो है ओमान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज भारत का हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ओमान गए हुए हैं, वो कल ही पहुंच गए थे। पीयूष गोयल साहब भी ओमान पहुंच गए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये माना जा रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, केवल हस्ताक्षर करने हैं और फोटो दिखानी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। हमारा ओमान के साथ अगर देखें तो सालाना करीब 10.5 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें 6.5 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं और 4 बिलियन का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं चाय, कॉफ़ी, मेटल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और इंपोर्ट करने वालों में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यूरिया, जो कि 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जो ये नेशंस हैं ओमान और यूएई, ये जो गल्फ़ नेशंस और इस साइड के नेशंस हैं, यहाँ से हम जनरली क्रूड और इसी तरह के यूरिया वगैरह ही इंपोर्ट करते हैं। तपन सर ये बताएं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेगा ओमान में, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफ बास्केट है, उनके पास ज़्यादा बड़ी बास्केट है नहीं, उनके पास 2-3 ही तरह के प्रोडक्ट हैं। तो आपको क्या लगता है ये टी कंपनियां, कॉफ़ी कंपनियां, इन पर क्या करें सर? नहीं, देखिए, ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है और कुछ कुछ सेक्टर्स को डायरेक्टली बेनिफिट्स होगा इस फ्री ट्रेड के। खास करके आई थिंक डिफेंस को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तरह का एग्रीमेंट ऑलरेडी ओमान के साथ है और आगे जाके मेंटेनेंस, रिपेयर और उन सब के भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है वहाँ। और अगर तो बात करें कंपनी स्पेसिफिक, तो HAL है, BEL है, भारत डायनामिक्स, उन सब कंपनियों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है छोटे पाए पे, लेकिन हाँ, वो फ़ायदा हो सकता है यहाँ। फिर इवन फर्टिलाइजर और केमिकल्स में भी अपने कुछ ट्रेड डील उनके साथ ऑलरेडी है। मेटल्स में देखें तो मेटल्स में काफ़ी हद तक वी डू एक्सपोर्ट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ऑल दैट। तो वहाँ एक बेनिफिट है। प्लस अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज और उन सब की बात करें, ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे L&T, उनको बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए मिडल ईस्ट में एक तरह का बड़ा डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी चल रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट भी चल रहा है, जहाँ L&T जैसे KC इंटरनेशनल हो या NCC, वो सब कंपनी में भी थोड़ा फायदा इनको कॉन्ट्रैक्ट वहां से मिल सके। ओवरऑल ट्रेड डील होगी तो ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव है और होनी भी चाहिए। अभी हमें यूएस को साइड में रख के काफ़ी सारी कंट्री के साथ ट्रेड डील्स लेनी पड़ेगी, बट हाँ, ये सब सेक्टर फोकस में रह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल सर जुड़ चुके हैं। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए। नमस्कार विवेक।
अरुण सर, आज आपके व्यस्त कार्यक्रम में जैसे तैसे टाइम मिला है, वो भी मार्केट आवर्स में, वरना आपसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल हो गया था। और आईपीओ मार्केट आप काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। सर, मैं आईपीओ मार्केट पर आज स्पेशली हम 15 मिनट करीब चर्चा करेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा, सर, अगर आप मार्केट देख रहे हों और चीज़ें देख रहे हों, सर 15 महीने का वनवास हमने झेल लिया है मिड कैप स्मॉल कैप में। मैं यही बात तपन जी से भी कर रहा था कि 15 महीने का वनवास झेल लिया। सर, सितंबर 2024 के बाद से हमने वो रेट्स ही नहीं देखे जिन रेट्स के आसपास भी हम मतलब कहें कि हम मिड कैप स्मॉल कैप में थे कभी। कब खत्म होगा सर ये? भाई, मेरे को ये लगा आप ये कह रहे थे कि झेल लिया, मतलब आपको लगता है टर्न अराउंड हो गया है। मेरे ख्याल से टर्न अराउंड के कोई संकेत अभी फिलहाल नहीं है। और इस बार जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन शुरू हुआ है, वैल्यूएशन की जो ऐसी की तैसी हो रही है, लग रहा है कुछ समय और चलेगा। और ये एक प्रमोटर, मैनेजमेंट की लीडरशिप सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप कोई भी भाव में इशू ले आओ और उसको कंपेयर करो लार्ज कैप के वैल्यूएशन से, और लोगों को स्मॉल इज ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट से माल चिटका दो, बेच दो, ये नहीं चलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप की एक परिभाषा ये कहती है कि हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिस्क में हाई रिटर्न भी लोग उम्मीद करते हैं। तो द वर्स्ट इज येट टू गेट ओवर। समय लगेगा, और ये एक एक तरह से छोटे निवेशकों के लिए एक गलत संकेत जाता है कि वो निवेश करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, और क्योंकि 23-24 में उनको बहुत अच्छा पैसा मिला था, उनको लगता था कि 25 में भी मिलेगा और 26 में भी मिलेगा। 26 में हो सकता है अच्छा पैसा मिले, लेकिन वो किस स्तर से बाजार घूमेगा वो अभी भी मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने दूर है, अगर बेस्ट केस सिनारियो की बात करें। तो बेस्ट केस सिनारियो की बात करें तो अभी मामला अभी थोड़ा सा है। ठीक है सर। लेकिन एक खबर और है सर, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है और रशिया से जुड़ी हुई है। वो है कि क्या अमेरिका 25% टैरिफ घटाएगा? रूस से तेल में इंपोर्ट में कमी आ गई है भारत के। अब केवल 8 लाख बैरल पर डे का इंपोर्ट हो रहा है, जो कि जून में करीब 20 लाख बैरल पर डे का था। तो जो हम प्ली रख रहे थे अमेरिका के सामने कि भाई आपने जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हम पर लगाया हुआ है वो हटा दो, क्योंकि हमने रशिया से अपना इंपोर्ट कम करना शुरू कर दिया और उसके डेटा भी अब दिखने लगे हैं। और अब जो ज़्यादा तेल जा रहा है रशिया के रीजन से, वो देखा भी गया है कि वो चाइना की तरफ ही उनके शिप्स जा रहे हैं, और अमेरिकी दबाव के चलते रूस से इंपोर्ट में कमी आई है। तपन सर, ये बताएं, रूस से तो हम तेल इंपोर्ट कम कर रहे हैं और अमेरिका से बढ़ा भी रहे हैं। हमने अपना जो प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट है वो अमेरिका से काफ़ी बढ़ाया। कोई तेल कंपनी जो आपको लगता है बेनिफिशियरी रहेगी इस पूरे ट्रांजिशन फेज में कि रशिया टू अमेरिका हम शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई भी कंपनी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि रशिया से काफ़ी सस्ते में तेल मिल रहा था। और ऑफ कोर्स अभी तो वो रशिया का भी प्राइस बढ़ गया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कोई डायरेक्टली कोई कंपनी बेनिफिट रहेगी। यूएस से अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स प्राइस थोड़े हायर होंगे, लेकिन ये मान के चल रही थी कंपनीज की, वो जो कहना कि वो पीरियड जो 2 साल का था वो बहुत ही अच्छा पीरियड था इन सब तेल कंपनियों के लिए। लेकिन अब उस तरह का मार्जिन में थोड़ा इश्यू है, तो मुझे नहीं लगता कि ओएनजीसी ले लो, ऑयल इंडिया ले लो या रिलायंस कोई डायरेक्टली बेनिफिशियल है। हाँ, लेकिन अगर स्टेबल क्रूड ऑयल लेता है तो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो अभी $61-62 है। बट यस, द बेस्ट टाइम ऑफ मार्जिन इज बिहाइंड अस। एक खबर और अरुण सर, ओएफएस को शानदार रेस्पॉन्स मिला इंडियन ओवरसीज बैंक के, जहां पर कि 38.5 करोड़ शेयर के लिए ओएफएस था और 46.10 करोड़ 46.10 करोड़ शेयर की बोली लगी। ओवर सब्सक्राइब शेयर को ग्रीन शू ऑप्शन में लागू किया जाएगा।
सर कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमने देखा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी ओएफएस आया था, उसमें भी सरकार ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की थी। अब आईओबी का आ गया, आईओबी में भी ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला है। सर ये छोटे छोटे पीएसयू बैंक्स में सरकार हिस्सा बेच रही है, कैसे देख रहे हो आप सर इनको? भाई लॉन्ग ओवर ड्यू है विवेक। सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 90% से ऊपर पहुंच गई थी। जो 2 राउंड कैपिटलाइजेशन का किया गया था एनपीएस को कंट्रोल में लाने के लिए, उसके लिए अच्छी खासी रकम को इन्फ्यूज किया गया था, जिसके तहत सेबी ने कई तरह के छूट दी थी पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर। अब ये लॉन्ग ओवरड्यू था और लोगों को ये चिंता हो रही थी कि सरकार इतने अच्छे मार्केट में भी इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं लेगी तो कब लेगी। अब उन्होंने ये शुरुआत की है, दूसरी बैंक आई है, मेरे ख्याल से कम 5-7 बैंक और कतार में है जो ये ऑफरिंग आपको लेकर आएंगे। जिसको भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में निवेश करना है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये ओएफएस के तहत वो निवेश कर सकते हैं और आगे जाकर जो बीएफएसआई स्पेस की रैली की जो बात हो रही है कि विदाउट फाइनेंस ग्रोथ नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगी, ये सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक जब से आया, जब से सुर्खियों में है, पहले अच्छी सुर्खियों में था, अब खराब सुर्खियों में है। प्रमोटर ने 260 करोड़ की वैल्यू के शेयर बेचे हैं। प्रमोटर का कहना है कि उन पर प्रमोटर लेवल पर ही एक डेट था 260 करोड़ रुपए का, वो उन्होंने चुका दिया है। वो चाहते नहीं है कि कोई भी उनकी होल्डिंग का कुछ भी पार्ट प्लेजेबल रहे, और इसलिए उन्होंने अपने ये प्लेज शेयर भी मुक्त करा लिए एक तरह से। सर तपन सर ये बताएं, ओला इलेक्ट्रिक अब क्या व्यू है? सारी प्ली, सारे पॉजिटिव्स ये हर बार बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव शेयर में कुछ नहीं हो रहा है। फैक्ट्री भी खुल गई, काम भी चालू हो गया, क्या करें सर? जी विवेक जी, आप सही बोल रहे हो कि मैनेजमेंट की बातें काफ़ी बड़ी बड़ी है और राइट डायरेक्शन पे बात है, लेकिन काम उस तरह से नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब ओला इलेक्ट्रिक आया था, नंबर 1 था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 2 व्हीलर्स में, और बाद में देखिए अभी टीवीएस मोटर्स, आप हीरो होंडा, फिर एथर, बजाज, सब उनसे आगे काफ़ी निकल गए हैं। और वही प्रॉब्लम है, अगर आपका मेन प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो फिर कंपनी की पोजीशन टाइट हो ही जाएगी। आप देखिए तो ईबिटा लेवल पे कितना बड़ा लॉस है। हाँ, गीगा फैक्ट्री ओपन कर दी, अभी वो 20 से ओपन करने की बात करें, बैक टू एनर्जी सेविंग सिस्टम की, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए कैपेक्स चाहिए, आपको कहाँ से लाएंगे? अभी उनका कैश फ्लो देखिए बहुत ही टाइट है, यानी ऑलओवर से नेगेटिव ही चल रहा है। तो इस पोजीशन में कंपनी के लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और आप देखिए कि जो उन्होंने पॉजिटिव बातें की थी, 60-70 तक चला गया था ये शेयर, अभी देखिए वापस 32 आ गया, तो कैसे कोई विश्वास करे कि आगे जाके भी होगा? देखिए राइट डायरेक्शन है जो स्टेप ले रहे हैं, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रहा है, दैट इज द मेजर कंसर्न। अगर ईवी का सेल्स नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम है। और वही आपको मंथली, इन्वेस्टर को मंथली वही ट्रैक करने के ओला की पोजीशन सुधर रही है कि नहीं है। अगर नहीं सुधर रही है तो होप थियरी में मत जाओ, बेटर अवॉइड करो स्टॉक को। ऐसा बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में।